हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स के आज के हमारे टॉपिक में हम जानेंगे सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं और सैम्पलिंग कितने तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सैम्पलिंग किसे कहते हैं। सैम्पलिंग इज अ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई पॉपुलेशन साइज है हमारा जो कि काफी बड़ा है, तो हमें उसकी क्वालिटीज को पता लगाना है, तो वो फीजिबल नहीं होता क्योंकि साइज पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा है। हम उस पर इतना जाकर के डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते और उसके ऊपर इतने एफर्ट्स नहीं कर सकते कि उसकी क्वालिटीज को हम प्रॉपर्टीज को जान सके, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन साइज में से उसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनको सेलेक्ट करके एक छोटा सैंपल साइज हम बनाते हैं और उस सैंपल साइज को स्टडी करके उनकी मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं और उन मेंबर्स की उन प्रॉपर्टीज से हम पॉपुलेशन के जो साइज है हमारा उस पूरे पॉपुलेशन की क्वालिटीज को या उनकी प्रॉपर्टीज को एस्टिमेट करते हैं। तो सैम्पलिंग एक टेक्निक है ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। और सैम्पलिंग को हम कह सकते हैं कि सैम्पलिंग इज सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉपुलेशन साइज है जिसमें कि हमारे पास कुछ ग्रीन है, ठीक है, कुछ हमारे पास ग्रीन है ये मान लीजिए, और कुछ हमारे पास रेड कलर्स में है और कुछ ये हमारे पास मेंबर्स ब्लू कलर में है। अब हमें इनका सैंपल साइज अगर सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें से एक छोटा सा साइज सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर लगभग हर इंडिविजुअल मेंबर हम कोशिश करेंगे कि वो आ जाए। ब्लू भी आ जाए, हमारे पास ग्रीन भी आ जाए और हमारे पास ये रेड भी आ जाए। तो जब हम इस सैंपल साइज को स्टडी कर लेंगे जो कि हमारे लिए फिजिबल है, तो हम इसकी क्वालिटीज को जानकर इस पॉपुलेशन की पूरे पॉपुलेशन की क्वालिटीज को हम एस्टिमेट करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। अच्छा, हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं? वाई सैम्पलिंग? सैम्पलिंग हम इसलिए करते हैं कि हम पूरे पॉपुलेशन साइज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम जाने और उसके बाद पूरी पॉपुलेशन की साइज को हम उसकी प्रॉपर्टीज को जान करके अपना एक कंक्लूजन दें कि ये सैंपल साइज की प्रॉपर्टीज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज जो पॉपुलेशन की होंगी वो भी ऐसी होंगी। तो वाई सैम्पलिंग? टू मेक स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम देम टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। हम सैंपल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को एस्टिमेट करते हैं। फिर क्या करते हैं? देन एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द होल पॉपुलेशन। अच्छा, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक लार्ज साइज है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन। मतलब आपको ये पूरी पॉपुलेशन के बारे में आपको इस पर काम करना है, आप इसकी क्वालिटीज में, इसकी प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड हैं। तो ये हमारा पूरा पॉपुलेशन साइज हो गया। और सैंपल क्या हुआ? अ स्मॉलर नंबर विद इन योर पॉपुलेशन दैट विल रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, दैट विल रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। ये हमारा सैंपल साइज हो गया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। ये आपकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप सैम्पलिंग और सैंपल और पॉपुलेशन को समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये सैम्पलिंग कितने तरह की होती है, इसके क्या मेथड्स हैं। इसको क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स भी कहा जाता है। बेसिकली सैम्पलिंग मेथड्स दो तरह के होते हैं। हमारे पास दो तरह की सैम्पलिंग होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। अभी मैं इसको आपका सिर्फ एक ब्रीफ आपको समझा रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में कि कौन सी सैम्पलिंग किस तरह की होती है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है, जो हम रैंडमली पिक कर लेते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स, इसलिए इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 4 तरह की सैम्पलिंग होती है। नंबर 1 हमारी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। रैंडम सैम्पलिंग हमारी जो दूसरी तरह की होती है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है हमारी वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी फर्दर 2
तरह की सैंपलिंग में डिवाइड होती है। एक प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और दूसरी डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नंबर 4 चौथे तरह की हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 सिंगल स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग, नंबर 2 2 स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग, नंबर 3 मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। तो ये तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक क्लासिफिकेशन था कि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कितनी तरह की होती है। अब हम देखते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, जिसको हम नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, वो कितनी तरह की होती है। तो नंबर 1 इसमें भी नंबर 1 है कन्वीनियंस सैंपलिंग, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कन्वीनियंस सैंपलिंग है। नंबर 2 है हमारी कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 कंट्रोल्ड कोटा सैंपलिंग और नंबर 2 अनकंट्रोल्ड कोटा सैंपलिंग। नंबर 3 हमारा जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो थर्ड टाइप है वो है पर्पसिव सैंपलिंग, इसको हम जजमेंट सैंपलिंग भी कहते हैं। और नंबर 4 जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है वो है स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको हम रेफरल सैंपलिंग भी कहते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये 3 तरह की होती है। नंबर 1 लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग, नंबर 2 एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग और नंबर 3 एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। अब हम ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कितनी तरह की होती है, जो भी हमने ये टर्म्स पढ़ी हैं, अब हम इनको थोड़ा सा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बीच का फर्क क्या होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर मेंबर का सिलेक्शन का चांस जो है वो बराबर होता है, यानी इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर, क्योंकि वो रैंडमली पिक किया जाता है। कोई भी मेंबर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं बगैर देखे, तो वो मतलब हर मेंबर को हम पिक करने का इक्वल चांस होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो चांस है किसी भी मेंबर को पिक करने का इक्वल नहीं होता, वो हम अपने हिसाब से हम चूज कर लेते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि सिलेक्शन जो होता है इज ऑन रैंडम बेसिस, कहीं से भी हमने पिक कर लिया, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, कोई भी हम पिक कर लेते हैं, इसीलिए इसको रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि सिलेक्शन जो होता है वो नॉन रैंडम बेसिस पर होता है। हम कोई भी मेंबर जो चूज करते हैं वो अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च की जो हमारी स्टडी है उसके हिसाब से हम वो चूज कर लेते हैं, इसलिए इसको नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। अच्छा, जब हम ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करते हैं और हम इसके अंदर हर मेंबर को पिक करने के चांसेस बराबर होते हैं, तो इसके अंदर कोई बायस नहीं होता, मतलब हम किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं, इसमें भेदभाव कोई नहीं होता, कोई बायस इसमें नहीं होता, क्योंकि वो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो रैंडम है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हाई रिस्क ऑफ सैंपलिंग बायस, जो हमारा सैंपलिंग साइज होता है, जो सैंपलिंग फ्रेम हमारा होता है, उसमें जो बायस है वो हाई रिस्क होता है उसका, क्योंकि वो रैंडमली पिक नहीं होता। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग रिजल्ट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये रैंडमली पिक्ड होते हैं, इसमें हर मेंबर का जो सिलेक्शन का जो चांस होता है वो बराबर होता है, तो इसके रिजल्ट्स भी स्ट्रांग होते हैं। जबकि इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से इसके अंदर सैंपल साइज को चेक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कि इसका एम जो होता है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का होता है, मतलब जो भी हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमारी होती है उसका जो एम है वो हमारा फाइनली हाइपोथेसिस टेस्टिंग का होता है कि कोई भी हमारा डिसीजन है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे फाइनली। तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स की जरूरत होती है और हमें रैंडमली सैंपल साइज को पिक करना की जरूरत होती है, जो कि हमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ही मिलता है। जबकि इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, और इसका जो एम होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का वो क्या होता है कि क्योंकि इसके रिजल्ट्स वीक होते हैं तो कोई हाइपोथेसिस तो हम टेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि फिर उसके अंदर बायस आ जाता है। तो जब बायस आएगा तो
ये क्यों होती है? ये सिर्फ इसलिए होती है कि एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराया जा सके कि कोई भी जो हमारा सैंपल साइज है उसको हम समझ सकें, उसके नेचर के बारे में समझ सकें, उसकी क्वालिटीज को हम चेक कर सकें, बट उसका कोई हाइपोथेसिस से रिलेशन नहीं होता है। उसकी बेसिस पर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बेसिस पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का लास्ट पॉइंट है कि यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये जो सैंपलिंग होती है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की नहीं होती है। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? जिसके अंदर क्वांटिटीज यानी नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है वो यूज होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? जो कि हम किसी चीज की क्वालिटी को बताते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हॉट है, कोल्ड है, तो ये क्वालिटी जो है बताता है किसी चीज का, तो वो क्वालिटी रिसर्च होती है। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जिसको हम और ज्यादा डेप्थ में जाकर के एक्सप्लोर करके जो हम फाइंडिंग्स हम लेते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आती है। तो बेसिकली इनका जो डिफरेंस है वो यही है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो रैंडमली पिक किए जाते हैं उसके अंदर से मेंबर्स, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रैंडमली पिक नहीं किए जाते हैं, और इसीलिए इसको रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। अब आगे जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो फर्दर 4 टाइप्स हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो फर्दर 4 टाइप्स हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को समझ लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो 4 तरह की होती है, जैसे हमने पहले बताया था कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग। अब इनको अलग अलग थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो होती है इसके अंदर इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं किसी भी इंडिविजुअल मेंबर के, और इसमें क्या है कि सैंपल फ्रेम जो है वो ऐसा ही होना चाहिए जिसके अंदर सैंपल फ्रेम जो है उसमें पॉपुलेशन के सारे जो भी मेंबर्स हैं उसका एक एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ये पॉपुलेशन है हमारी जिसमें कि बहुत सारे 1 हैं, बहुत सारे 2 हैं, बहुत सारे 3 हैं, बहुत सारे 4 हैं, ऐसी 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो एक सैंपल साइज इसका होगा तो वो सैंपल साइज ऐसा होगा कि कम से कम 1 2 3 और 4 और 5 जरूर हो, ताकि हम इस सैंपल साइज को हम जब स्टडी करें तो इनके मेंबर्स की जब हम क्वालिटी को, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो हम इस पॉपुलेशन की जो है उसकी क्वालिटीज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में चांसेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर के सिलेक्शन के वो इक्वल होते हैं, और इसका सैंपल फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन, मतलब सैंपल फ्रेम में पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स वो सैंपल फ्रेम में जरूर होना चाहिए। और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में अगली चीज क्या है कि इसमें यूज ऑफ रैंडम नंबर जनरेटर, मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक वो पॉपुलेशन साइज है उसके अंदर हमने क्या किया कि कोई भी एक नंबर जैसे 1 से लेके 100 तक कोई वो है हमारा पॉपुलेशन साइज, उसमें हम एकदम कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जैसे 47, तो वो 47 वहां से हम पिक करके हम अपने सैंपल साइज में रख लेंगे। इसी तरीके से अगर हमें 100 में से 10 नंबर्स कोई लेने हैं तो वो हम 10 जो है रैंडमली जनरेट करेंगे नंबर्स, और वो 10 नंबर कोई भी 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 17 हो गया, 54 हो गया, कुछ भी है तो वो नंबर्स हम सैंपल साइज में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग ये 2 तरह से होती है, एक तो विद रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया जैसे 1 से लेके 1 2 3 4 5 और लेके ये 100 तक हमारे पास नंबर्स हैं, इनमें से हमने एक रैंडमली नंबर सेलेक्ट किया, जनरेट किया, मान लीजिए 2, हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे सैंपल साइज में यहाँ पर 2 आ गया इस पॉपुलेशन में से, तो अगर हम विद रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये 2 हमारा हटा है, यहाँ पे हम एक दूसरा 2 लाके यहाँ पे वापस से
फिक्स कर देंगे, एक 2 वापस हमारे पॉपुलेशन में आ जाएगा। यानी कि इस 2 की जब हम दोबारा से हम सैंपल साइज कोई इंडिविजुअल मेंबर पिक करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी दोबारा आ जाएगी कि ये 2 दोबारा आ सकता है। तो ये तो विद रिप्लेसमेंट है। और दूसरा जो तरीका होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग का, वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल ये 2 हमने रैंडमली पिक किया और ये हमारे सैंपल साइज में आ गया, तो अब ये 2 यहां से पॉपुलेशन से परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगा। अब जब हम दूसरा नंबर जनरेट करेंगे तो 2 हमारा जनरेट नहीं हो सकता, हम कोई और लेंगे। जैसे ये मान लीजिए 5 आ गया तो फिर हम 5 ले लेंगे। तो ऐसे ही हम अपना सैंपल साइज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। अब दूसरा जो टाइप है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें सिलेक्शन होता है nth बेसिस पर। अब ये n क्या है? n ये है कि मान लीजिए हम 70 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, हम 5 स्टूडेंट्स उसमें से लेना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहां पे हमारी पॉपुलेशन क्या हुई? ये हो गया 70। तो पॉपुलेशन को हम सैंपल साइज से डिवाइड कर देते हैं, यानी 70 को हम 70 को डिवाइड कर देंगे। पॉपुलेशन साइज वो है 70 और सैंपल साइज है 5, तो हमें इसकी वैल्यू n की वैल्यू आ जाएगी 14। अब क्या करेंगे हम कि 1 से लेके 14 के बीच में कोई भी एक नंबर रेंडमली हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 1 और 14 के बीच में एक नंबर है, मान लीजिए 5, हमने 5 सेलेक्ट कर लिया। अब एक नंबर हमारा 5 हो गया, जो अगला नंबर होगा उसमें हम ये प्लस n कर देंगे। n की वैल्यू 14 है, तो 5 प्लस 14 कितना हो गया? ये आ गया हमारा 19। तो एक हमारा हो गया इस सैंपल साइज में 5, दूसरा हो गया 19। अब ये 19 में अगेन हम 14 प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया? ये हो गया 33। तो हमारा अगला नंबर हो जाएगा 33। और इसी तरीके से एंड सो ऑन हम अपना सैंपल साइज जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गया। अब आता है इसमें थर्ड टाइप ऑफ सैंपलिंग है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, वो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि हमारा कोई भी जो पॉपुलेशन साइज है उसको हम छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। वो सब ग्रुप्स हमारे कहलाए जाते हैं स्ट्रेटास। ये जो स्ट्रेटास होते हैं ये होमोजीनियस होने चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आपका एक पॉपुलेशन साइज है, ये इसके अंदर A है, B है, C है, 1 है, 2 है और 3 है, तो अब हम इस पॉपुलेशन साइज के जो हम स्ट्रेटास बनाएंगे, सब ग्रुप्स बनाएंगे, तो मान लीजिए पहला जो स्ट्रेटा है हमारा वो है A, तो उसमें सारे A आ जाएंगे, सारे A हमारे आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा स्ट्रेटा बनाएंगे, वो हमारा आ जाएगा 1 के, जितने भी 1 है वो सारे 1 उसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर ऐसे ही हम आगे के स्टेटस भी बना सकते हैं। इसका एग्जांपल भी ऐसे ले सकते हैं जैसे मेल और फीमेल। तो अगर कोई पॉपुलेशन साइज है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो हमें 2 स्टेटस हमने बना लिए, एक मेल के इंडिविजुअल्स हो गए, एक फीमेल के इंडिविजुअल्स हो गए। अब हम कोई भी एक स्ट्रेटा उसमें से जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, या तो मेल का स्ट्रेटा सेलेक्ट कर लेंगे या फीमेल का स्ट्रेटा सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर अपनी स्टडी कर लेंगे। तो जैसे मैंने इसमें बताया ये A B C और 1 2 3, तो A का अलग स्ट्रेटा बन गया और 1 का अलग बन गया, ऐसी B का अलग बन जाएगा और 2 का अलग। इस तरीके से सारे स्ट्रेटास बन जाएंगे और फिर हम कोई भी एक स्ट्रेटा, मान लीजिए हमने A का सेलेक्ट किया, पिक किया, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है ये भी 2 तरह की होती है। एक तो होती है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और दूसरी होती है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज हैं और उसमें मान लीजिए 60 आपके मेल्स हैं और 40 आपकी फीमेल्स हैं। अब आपको ये 100 आपका पॉपुलेशन साइज है, इसमें से आपको सैंपल साइज सेलेक्ट करना है, मान लीजिए 10 आपका सैंपल साइज है 10। तो अब अगर आप प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे कि 60 मेल्स में से 6 मेल्स ले लेंगे और 40 फीमेल्स में से आप 4 फीमेल्स ले लेंगे। तो 6 + 4 ये हो जाएगा आपका 10 का सैंपल साइज। यानी ये प्रोपोर्शनेट है। 60 मेल्स थे तो आपने 6 मेल्स ले लिए,
40 फीमेल्स थी तो आपने 4 फीमेल्स ले ली, तो ये आपका 100 के पॉपुलेशन साइज में से 10 का सैंपल साइज आपका निकल गया। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है? आपका पॉपुलेशन साइज 100 है, आपको सैंपल साइज चाहिए 6, लेकिन आपने क्या किया, आपने 5 मेल्स ले लिए और 5 ही फीमेल्स ले ली, तब भी आपका जो सैंपल साइज है वो 10 का हो गया। बट ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि 60 मेल्स में से भी आपने 5 मेल्स लिए और 40 फीमेल्स में से भी आपने 5 मेल्स सेलेक्ट कर ली, तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाती है। चौथा इसका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो टाइप है वो है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि इसमें भी जैसे हमने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में पूरी पॉपुलेशन को स्ट्रेटास में डिवाइड किया था, ऐसे ही क्लस्टर सैंपलिंग में भी पूरी पॉपुलेशन को हम छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो स्ट्रेटास थे वो होमोजीनियस थे, यानी अगर ए बी सी और 1 2 3 है तो स्ट्रेटास बने, ए के अलग स्ट्रेटा बन गया, बी का अलग, सी का अलग, ऐसी 1 का पूरा अलग, 2 का पूरा अलग और 3 का पूरा अलग। बट इसमें क्या होगा, क्लस्टर्स मस्ट बी हेट्रोजीनियस, मतलब अगर आपके पास ए, बहुत सारे ए हैं किसी पॉपुलेशन में, बहुत सारे बी हैं, बहुत सारे सी हैं और बहुत सारे 1 और बहुत सारे 2 और बहुत सारे 3 हैं, तो अब आपके जो इसमें स्ट्रेटास बनेंगे वो क्या होगा कि आपने बहुत सारे ए में से एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, एक सी ले लिया, एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया। ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं, लेकिन आपका सैंपल साइज आपने उनमें से एक सेलेक्ट कर लिया कोई भी। इस तरीके से आपने हर इंडिविजुअल मेंबर आपका हर सबसेट में होगा पॉपुलेशन का, तो ये आपने क्लस्टर्स बना लिए। ठीक है, इस क्लस्टर में क्या है कि सेम एज पॉपुलेशन, मतलब क्लस्टर्स मस्ट बी हेट्रोजीनियस, ये सेम एज पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में जो जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके एक क्लस्टर में होना जरूरी है, वो जरूरी होना चाहिए, तभी वो हेट्रोजीनियस कहलाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी आप जो है एक क्लस्टर रैंडमली पिक कर लेंगे, आपने कोई भी एक ये रैंडमली पिक कर लिया, उसके बाद क्या किया आपने, इसकी जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए आपने रिसर्च किया और आपने जो मेन पॉपुलेशन है उससे उसकी क्वालिटीज को एस्टिमेट कर लिया। अच्छा, ये क्लस्टर सैंपलिंग भी क्या होती है कि ये 3 तरह की होती है, 1 स्टेज सैंपलिंग, 1 स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग, दूसरी 2 स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग और तीसरी मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा, मुझे कहीं रब करना पड़ेगा, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, बाद में इसे समझने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा। जो 1 स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग है, मैं अगर इसको यहीं पे आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपने, ये आपका पॉपुलेशन का क्लस्टर था, पॉपुलेशन थी आपकी, इसमें से आपने एक क्लस्टर बनाया है, ये तो एक बार में आपने एक क्लस्टर पिक कर लिया, वो कहलाया जाएगा आपका 1 स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग, जिसमें आपने पिक 1 क्लस्टर, एक कोई क्लस्टर पिक कर लिया, ये वाला आपने। ठीक है, अब 2 स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग क्या है कि आपने, ये पॉपुलेशन है आपकी और इस जैसे आपने कई सारे क्लस्टर बना लिए, एक क्लस्टर ये है और एक दूसरा क्लस्टर आपने बनाया, मान लीजिए वो दूसरा क्लस्टर जो आपने बनाया वो भी सेम है, जिसमें मैंने कहा था ये हेट्रोजीनियस होना चाहिए, जो पॉपुलेशन है, जितने मेंबर्स पॉपुलेशन में हैं वो सारे के सारे क्लस्टर में होना चाहिए। तो यहां पर ए बी सी है और 1 2 3 है, तो मैं ए बी सी और 1 2 और 3 ये सारे मेंबर्स मैंने इसमें से सेलेक्ट कर लिए। अब क्या होगा, जो 2 स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग होती है उसमें क्या होता है कि हम, मान लीजिए ये ए जो है, हम अपना अब एक सैंपल साइज बनाएंगे, मान लीजिए ये इसका मैं सैंपल साइज यहां पर बना रहा हूं, तो अब मैं सैंपल साइज कैसे बनाऊंगा कि ये मेरी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन, ये एक क्लस्टर था, ये दूसरा क्लस्टर था, मैंने क्या किया, एक क्लस्टर में से ए पिक कर लिया, ये ए मैंने यहां से पिक कर लिया, दूसरे क्लस्टर से मैंने ये बी पिक कर लिया, ग्रीन वाला, फिर क्या किया कि इसी तरीके का कोई और अगर क्लस्टर होगा वहां से मैंने मान लीजिए वो ब्लू कलर का वो था क्लस्टर, तो मैंने क्या किया, सी वहां से पिक कर लिया ब्लू कलर के क्लस्टर से। इसी तरीके से मैंने 1 रेड कलर के क्लस्टर से पिक कर लिया और 2 ग्रीन कलर से पिक कर लिया और 3 जो है वो मैंने ब्लू कलर के क्लस्टर से पिक कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहले एक क्लस्टर बनाए अलग अलग, एक स्टेज हो गई,
दूसरी स्टेज में मैंने क्या किया, हर क्लस्टर से मैंने हर अलग अलग मेंबर पिक कर लिया, तो इसमें 2 स्टेजेस हुई, इसलिए इसको हम 2 स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं, ये जो मेंबर्स हैं ये डिफरेंट क्लस्टर्स के हैं। अच्छा, मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग जो थर्ड टाइप की क्लस्टर सैंपलिंग है, वो क्या है कि क्लस्टर्स ऑफ क्लस्टर, मतलब ये हमारा पॉपुलेशन है, इसमें हमने ये क्लस्टर बनाए, अब क्या किया हमने, इनके फर्दर क्लस्टर बना लिए, इनके फर्दर सब ग्रुप्स बना लिए, तो उसका जब हम सिलेक्शन करते हैं सैंपल साइज में, तो वो हमारा मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। तो ये काफी कुछ आपको समझाने के लिए मैं समझता हूं काफी है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कितने तरह की होती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, और इन चारों का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो कितने तरह की होती है। अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स को समझ लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी 4 तरह की होती है। नंबर 1 कन्वीनियंस सैंपलिंग, नंबर 2 पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग, नंबर 3 कोडा सैंपलिंग और नंबर 4 स्नोबॉल सैंपलिंग। अब इन चारों को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग जो है इट इज इजीएस्ट मेथड ऑफ सैंपलिंग, मतलब जैसे कि नाम में ही कन्वीनियंस लिखा है, तो इसमें जो सैंपल के कलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो कोई मतलब ऐसा कोई डिफाइंड नहीं होता। इसमें सिर्फ रिसर्चर की जो कन्वीनियंस होती है वो देखता है कि उसको कितनी आसानी से जो है वो सैंपल मिल सकता है। तो इसलिए जो सैंपल होता है वो डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, मतलब आपको जो पॉपुलेशन का जिसका सैंपल कलेक्ट करना होता है आपको है तो वो काफी लार्ज पॉपुलेशन, बट आपने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना सैंपल कलेक्ट कर लिया, तो जो पूरी पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस सैंपल में नहीं हो पाता। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें इंटरनेट यूजर्स ऑफ लोकेलिटी, आपको पता करना है, मान लीजिए आपके लोकेलिटी में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनका बिहेवियर, मतलब उनका नेचर क्या है, वो कितना जो डेटा है वो यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। तो लेकिन आपको सैंपल साइज कलेक्ट करना था पूरी लोकेलिटी का, लेकिन आपने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने अपने आसपास के 2-4 घरों में गए, आपने वहां से उनका डेटा लिया, उनसे सैंपल लिया और वो आपने अपना सैंपल फ्रेम बना दिया। तो हुआ क्या कि जो पूरी लोकेलिटी थी उसका तो रिप्रेजेंटेशन हो नहीं पाया, आपने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने नेबरहुड का आपने वो सैंपल साइज कलेक्ट कर लिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि हाई रिस्क ऑफ सैंपलिंग बायस जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसके अंदर बायस होगा। जब आपने पूरा जो पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, आपने थोड़ा सा ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल साइज दिया है, तो उसमें बायस जो है वो ऑब्वियसली होना ही होगा। नंबर 2 जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप, वो है पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग। तो ये जो पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग होती है ये इट इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ रिसर्चर, ठीक है, और रिसर्चर यूजेस हिज एक्सपर्टीज। इसमें क्या है कि रिसर्चर को अपना जजमेंट लेना होता है, अपनी जो उसकी एक्सपर्टीज है उसकी फील्ड में उसको वो यूज करता है, और जहां पर कोई उसको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो सिर्फ वो अपना एक्सपीरियंस यूज करता है सैंपल साइज को समझने में, सैंपल के फ्रेम को बनाने में, सैंपल में जो इंडिविजुअल मेंबर हैं उनको सिलेक्शन में वो अपनी एक्सपर्टीज जो है वो यूज करता है और अपने जजमेंट पर भरोसा करता है कि जो उसने जजमेंट लिया है वो सही है। तो रिसर्चर यूजेस हिज एक्सपर्टीज, रिलाइज ऑन हिज और या हर जजमेंट, रिजल्ट्स आर हाईली एक्यूरेट। ऑब्वियसली जब रिसर्चर की अपनी इसके अंदर एक्सपर्टीज शामिल होती है और उसका जो जजमेंट होता है वो सेल्फ जजमेंट होता है उसका, वो किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करता, तो इसके अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं वो हाईली एक्यूरेट होते हैं। चांसेस ऑफ एरर्स आर लेस, ऑब्वियसली जब रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे तो एरर्स जो हैं वो कम से कम होंगे, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप जैसे मल्टी ब्रांड डीलर है, कोई ऑटो डीलर है, उसको कई सारी ब्रांड्स हैं जो ऑटोमोबाइल की, उसका जो है वो जैसे मारुति है, ह्युंडई है और होंडा है, टोयोटा है, उसके बारे में उसका डेटा सैंपल कलेक्ट करना है, और आप एज अ रिसर्चर जानते हैं कि आप
आपके एरिया में कौन कौन से लोग हैं जो आप जानते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो मारुति की वो पर्टिकुलर गाड़ी यूज करते हैं, मिस्टर वाई जो है वो टोयोटा की पर्टिकुलर गाड़ी यूज करते हैं, मिस्टर जेड जो है वो मान लीजिए hyundai की कोई गाड़ी यूज करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर लोग हैं और ये स्पेसिफिक गाड़ियां यूज करते हैं, तो वो आपका जजमेंट होगा वहां पर और आप उन लोगों से अपना सैंपल साइज कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक्यूरेट होगा क्योंकि आपका जजमेंट है और आप उनको जानते हैं। तो ये आपकी पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग कहलाती है। फिर नंबर थर्ड है इसके अंदर कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग भी जैसे हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में एक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग थी, ये सेम उसी तरह से होती है। इसमें जो एंटायर पॉपुलेशन होती है उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है जैसे स्ट्रेटा में था, और सारे जो सब ग्रुप्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। मतलब मैंने पहले आपको भी जैसे बताया था कि हमारी एक पॉपुलेशन साइज है जिसके अंदर ए बी और सी और 1 2 और 3 है। तो हम जो इनके स्ट्रेटास या सब ग्रुप बनाएंगे, तो हमने बहुत सारे ए थे, हमने ए का बना लिया, होमोजीनियस है, सारे ए ही हैं। दूसरा हमने स्ट्रेटा बनाया वो बी का ले लिया, सारे इसके अंदर बी हैं। हमने तीसरा बनाया उसमें सारे 1 हैं। हमने एक चौथा बनाया उसमें सारे 2 हैं। इस तरह से हमने ये अलग अलग हमने स्ट्रेटास बना लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि एक हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या करते थे कि हमने स्ट्रेटा बनाए और कुछ हमने मेंबर्स इससे ले लिए एक स्ट्रेटा से, कुछ हमने दूसरे से ले लिए, कुछ इससे ले लिए, कुछ इससे ले लिए। लेकिन कोटा सैंपलिंग में क्या करते हैं हम कि जब हम स्ट्रेटा बनाते हैं उसमें कोई भी एक स्ट्रेटा, एक सब ग्रुप, पूरा का पूरा एंटायर सब ग्रुप, हम फॉर एग्जांपल हमने अगर ये वाला लेना है तो हमने यही लेना है, ये वाला लेना है तो हमने सारे मेंबर्स इसी के लेने हैं। पूरा हम एक सब ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं कोटा। ये जो हमारा पूरा का पूरा एक सब ग्रुप होता है होमोजीनियस मेंबर्स का, वो हमारा कोटा कहलाता है। तो ये कोटा सैंपलिंग इसलिए ये कहलाई जाती है। जैसे कि हम इसमें सब ग्रुप्स बना सकते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स की, उसमें मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं। तो हमने मेल्स का एक अलग हमने एक सब ग्रुप बना दिया एक कोटा, और फीमेल्स का एक अलग कोटा बना दिया। हमें पूरा हम या तो मेल का हम एक कोटा सेलेक्ट कर लेंगे या इस फीमेल का कोटा सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही हमने एज ग्रुप है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनका हमने एक क्राइटेरिया बना दिया कि एज लेस देन 50 ईयर्स और मोर देन 50 ईयर्स। तो लेस देन 50 का एक सब ग्रुप बन गया और मोर देन 50 का एक सब ग्रुप बन गया। अब हम या तो ये वाला एंटायर सब ग्रुप ले लेंगे कोटा, या ये वाला एंटायर कोटा ले लेंगे और उसका जो है हम स्टडी करेंगे अपना सॉरी। तो ये कोटा सैंपलिंग भी दो तरह की होती है, एक कंट्रोल्ड कोटा सैंपलिंग और एक अनकंट्रोल्ड कोटा सैंपलिंग। ये कंट्रोल्ड कोटा सैंपलिंग वो होती है जिसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसमें कि रिसर्चर इनसे आगे नहीं जा सकता। वो हमारी कंट्रोल्ड कोटा सैंपलिंग होती है। और अनकंट्रोल्ड कोटा सैंपलिंग होती है, इसके अंदर नो रिस्ट्रिक्शंस, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कैसे भी अपना कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोटा सैंपलिंग के बारे में। इसकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नंबर 4 जो लास्ट है वो है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है? ये जहां पर सैंपल को एक्सेस करना मुश्किल होता है, तो वहां पर मतलब पॉपुलेशन हमारी हमें मिल ही नहीं पाती। हम किस पॉपुलेशन को जाकर अपना सैंपल साइज वहां से कलेक्ट करें, वो मुश्किल हमें डिफिकल्टी आती है। तो वो स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप खुद नहीं जानते कि कौन सा सैंपल कलेक्ट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, इसमें आपने किसी दूसरे पर्सन को बोला कि भाई मुझे इस टाइप का सैंपल चाहिए, आपने दूसरे किसी थर्ड पर्सन को फिर और किसी को बोला, उसने फर्दर आगे किसी से बोला, तो ये हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाती है। और इसीलिए इसको ये क्योंकि ये बेस्ड ऑन रेफरेंसेस होती है तो इसको रेफरल सैंपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है हमें सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। मतलब आप ये हैं, आपने 2 लोगों को बोल दिया, इन 2 लोगों ने आगे फर्दर एक को बोल दिया, फिर ऐसे आगे बोल दिया, तो ये बढ़ते रहते हैं ये। तो ये भी अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आपको पता करना है कि मतलब ऐसे आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास घर नहीं, मतलब होमलेसनेस आपको डेटा कलेक्ट करना है, जिनके पास घर नहीं, जो बेघर लोग हैं। अब काफी बड़ी लोकेलिटी है आपकी, आपको नहीं मालूम है उसमें कौन से लोग हैं, या इवन आप एक पूरा स्टेट का डेटा कलेक्ट करना है आपको कि कौन कौन उसमें बेघर है, आप नहीं कलेक्ट कर सकते, तो आप एक से दूसरे से बोलेंगे।
तो वो हमारा ये स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाएगी। ये स्नोबॉल सैंपलिंग भी हमारी 3 तरह की होती है। नंबर 1 लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग, नंबर 2 एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग, और नंबर 3 एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। अब ये तीनों क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है कि आप रिसर्चर हैं, आपने किसी एक बंदे को बोला कि मुझे इस तरह का डेटा चाहिए, आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आपने एक बंदे को बोला, उस बंदे ने फिर फर्दर आगे किसी एक बंदे को बोल दिया। ये आपकी एक लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग है। अब ये एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है? एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव सैंपलिंग होती है कि मान लीजिए आप ये वाली मैं बता रहा हूं, नंबर 2, मान लीजिए आप ये रिसर्चर हैं, आपने क्या किया, आपने कई लोगों को एक साथ बोल दिया, आपने इनको भी बोल दिया, आपने इनको भी बोल दिया, इनको भी बोला, इनको भी बोला, यहाँ पे भी हैं, मतलब कई सारे लोग हैं, आपने इनको बोल दिया कि मुझे जो है इस टाइप के सैंपल साइज चाहिए, मुझे उसकी क्वालिटीज ये होनी चाहिए। ये लोग फर्दर आगे जाकर अपना किसी से बोलते हैं, इन्होंने किसी से कहा, इन्होंने किसी से कहा, इन्होंने किसी से कहा, वो आपको सैंपल मिल जाता है। ये एक्सपोनेंशियल है, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, और नॉन डिस्क्रिमिनेटिव है, मतलब आप इनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। आपने जनरली आपने बोल दिया, सबको जो भी आपको मिला आपने उसको बोल दिया। ये एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाती है। अब थर्ड टाइप का है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। फर्क थोड़ा सा है, आप ये रिसर्चर हैं, आपने किसी और पर्सन को बोला कि मुझे ये सैंपल साइज चाहिए, बट आप जानते हैं कि ये बंदा जो है ये 1 किसी एक पर्टिकुलर जो पैरामीटर है उसके लिए आपने इनको बोल दिया, ये 2 ये किसी दूसरे पैरामीटर बेस्ड आपने बोल दिया, ये ए क्वालिटी का इनको बोल दिया, बी का इनको बोल दिया, और 3 का इनको बोल दिया। मतलब आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया अपनी सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। जो आपके फर्दर जिनसे कॉन्टेक्ट्स थे उनको आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, आपको पता है कि ये किस टाइप का डेटा आपको ला सकते हैं, तो वो कहलाया जाता है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में हो गया, कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हमने आज पढ़ा कि सैंपलिंग क्या होती है और सैंपलिंग के टाइप्स क्या होते हैं, सैंपलिंग का क्लासिफिकेशन क्या होता है। सैंपलिंग 2 तरह की होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कितनी तरह की होती है, वो भी 4 तरह की होती है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग होती है, और उसके बाद हमारी सिस्टमैटिक के बाद स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है, फिर हमारी क्लस्टर सैंपलिंग होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। तो हमने आज इस सैंपलिंग का पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर खत्म कर लिया है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे यहाँ नए हैं स्टूडेंट्स, वो रिक्वेस्ट है मेरी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई डाउट्स हैं आपके, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।